गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1x बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और आईपीएल सीजन 18 जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है वैसे वैसे रोमांच अपने शबाब पर पहुंचता जा रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के मैदान पर बीती शाम, जहां आईपीएल की सबसे दो बड़ी टीमों का आमना सामना हुआ। भले ही इस बार दोनों ही टीमें शुरुआत में ही बाहर हो गई हैं, लेकिन ये सबसे मजबूत टीमों में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमना सामना हुआ राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का दिल्ली के मैदान में, और इसी के साथ राजस्थान ने 6 विकेट से चेन्नई को हराया और आईपीएल का इस साल का सफर विजय के साथ खत्म किया। 6 विकेट से ये हराया। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 187 रन बनाए थे। जवाब में 17.1 ओवर में ही ये टारगेट हासिल कर लिया राजस्थान रॉयल्स ने, और वैभव सूर्यवंशी ने फिर एक बार जबरदस्त बल्लेबाजी की, हाफ सेंचुरी लगाई और संजू सैमसन के साथ जबरदस्त जो पार्टनरशिप उन्होंने की वही निर्णायक रही इस मुकाबले के लिए। और इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल तस्वीर भी सामने आई जब आईपीएल के सबसे सीनियर और सबसे जूनियर की मुलाकात हुई। महेंद्र सिंह धोनी और वैभव सूर्यवंशी ने जब टीम हैंडशेक की बारी आई तो हाथ भी मिलाया और पैर भी छुए वैभव ने, और जाहिर तौर पर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से उन्हें आशीर्वाद मिला। ये तस्वीरें जिस तरह से जनरेशन में चेंज होता है, कोई सीनियर अपने जूनियर को जिम्मेदारी सौंपता है, मुझे लगता है ये तस्वीर उसका प्रतीक है, महेंद्र सिंह धोनी और वैभव सूर्यवंशी। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की जो होने वाला है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। दोनों के लिए चौथे नंबर की पोजीशन को लेकर ये लड़ाई है, क्योंकि प्लेऑफ की जो फर्स्ट 3 बर्थ है वो बुक हो चुकी है, जिसे बुक किया है गुजरात, आरसीबी और पंजाब ने। अब चौथे नंबर की लड़ाई है मुंबई या दिल्ली कैपिटल्स, उन्हें देखना है। अगर हम देखें तो दोनों के बीच अभी तक जो मुकाबले हुए हैं वो है 36। 20 बार मुंबई ने जीता है, जबकि 16 बार दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। पिछले 5 मुकाबलों में पूरी तरह से डोमिनेट करती है मुंबई, 4 बार जीती है, दिल्ली को 1 बार ही जीतने का मौका मिला है। और दिल्ली के मैदान पर जब पहले मुकाबला हुआ था उस दौरान भी मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की थी इसी सीजन में। अगर हम वानखेड़े स्टेडियम में कुल 13 मुकाबलों की बात करते हैं तो उसमें 9 बार मुंबई और 4 बार दिल्ली को जीतने का मौका मिला है। ये तमाम डिटेल्स जो है वो हम आपको दे रहे हैं इस मैच से पहले, क्योंकि ये मैच बहुत क्रूशियल है। तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के लिए, दोनों के लिए ही ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वानखेड़े के मैदान में मुकाबला होने वाला है। मुंबई के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है, जिससे टॉप 4 में उसकी पोजीशन पक्की हो जाएगी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज का मैच हारे तो बाहर हो गए, क्या हो सकता है इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरनदीप सिंह, और साथ ही हमारे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिज़वी। सरनदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरनदीप जी, जरा क्योंकि पहले तो मुझे आप बताइए, आप क्योंकि मुंबई में ही हैं, आज मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए जी, जहां तक तो है कि काफी बादल है यहाँ पे, और कल रात को बारिश भी हुई है। पर अभी क्या है कि बादल काफी घने हैं बट बारिश नहीं हो रही, ड्रिजलिंग शुरू भी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं तो उम्मीद तो ये है कि मैच होना जरूर चाहिए, और जैसे जैसे शाम तक जाएंगे तब तक पता चलेगा कि शाम को बारिश शुरू होती है, और होती भी तो कितनी तेज होती है। तो फोरकास्ट में तो दिख रहा है कि 80% बारिश है, बट कितनी तेज बारिश है ये नहीं पता, और क्या कब तक होगी ये अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहता है। तो बट होपफुली दोनों टीमों को ये रखना चाहिए कि मैच हो ही रहा है। अपनी तैयारी आप मैच को खेलने के लिए तैयार रखें, जीतने के लिए तैयारी करें। अपनी तैयारी तो करके ही बैठे हैं, लेकिन देखते हैं कि बादल छाए हुए हैं, पर हम मान के चलते हैं कि मुकाबला जो है आज होगा ही, क्योंकि ये क्रूशल मुकाबला है, बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि एक एक पॉइंट के लिए अब यहाँ पर मारामारी हो गई है नंबर 4 के बर्थ के लिए। अब जरा एक बार इन दोनों टीमों का जो सफर रहा है इस सीजन में वो भी बता देते हैं। 12 मुकाबले खुल खेले हैं एमआई ने, जिसमें 7 में जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। कोई मैच उसका बिना परिणाम के नहीं रहा है, कुल मिलाकर उसके 14 अंक हैं। दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं तो 12 में से उसने 6 जीते हैं, 5 हारे हैं। एक जो मैच था वो बिना किसी परिणाम के खत्म हो गया, इसलिए उसे 1 पॉइंट मिला। कुल मिलाकर उसके होते हैं 13 पॉइंट्स। नेट रन रेट जो है वो है 0.260, और मुंबई का है प्लस 1.156। अब सरनदीप जी, क्योंकि आज का बड़ा क्रूशल मुकाबला हम देख रहे हैं कि एक एक जो है पॉइंट का फर्क है, 2-2 मुकाबले ही अब बचे हुए हैं दोनों के बीच के मुकाबले के लिए। ऐसे में नेट रन रेट जो है वो बहुत भूमिका निभाता है अगर कोई और फैसला नहीं हो पाता है। दिल्ली का जो नेट रन रेट है वो माइनस में है 0.1, जबकि मिडल और डेथ ओवर्स में आंकड़े उसके ठीक ठाक हैं। क्या आपको लगता है कि पावर प्ले में टीम संघर्ष करती है, या
ये एक संकेत है कि दरअसल पूरे फेज में जिस तरह से रन बनाने चाहिए दिल्ली वो नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कितनी बार तो ओपनर्स आपने चेंज किए हैं। और पिछले मैच जहाँ पे केएल राहुल ने शतक बनाया वो 7वां प्लेयर था उनको एज ए ओपनर। वो 7 ओपनर चेंज कर चुके। मिडल ऑर्डर जिस तरह से क्लिक करना चाहिए नहीं कर रहे, क्योंकि एक ही आदमी है केएल राहुल जो काफी समय से इनफॉर्म कह सकते हैं कि वो रन बना रहा था। ट्रिस्टन स्टब्स बीच में रन बनाते हैं नहीं बनाते हैं, बाकी ओपनर्स रन नहीं बना रहे, फिर करुणा टीम में आए बाहर हो गए, पोरल आए वो बाहर हो गए। तो बहुत सारी चेंजेस दिल्ली कैपिटल्स ने किए, एक आदमी को छोड़े तो बल्लेबाजी नहीं चली है। सीजन उतना अच्छा इनका नहीं जा रहा। गेंदबाजी में शुरुआत में मिशेल स्टार्क थे, कुलदीप यादव ने विकेट ली तो जीते, पर पिछले 5 मैचों से कुलदीप यादव विकेट नहीं ले रहे हो, विकेट लेस जा रहे हैं। और पिछले गेम में तो आपने 200 रन चेस करवाए हैं, मतलब आपसे खिलाड़ी ही नहीं आउट हो रहा। तो ऐसे प्रदर्शन के साथ, इस अटैक के साथ, इस माइंड सेटअप के साथ आज आप मुंबई में उतरेंगे, वहां पे आपको देखा जाएगा कि वानखेड़े में आप जो इनफॉर्म मुंबई इंडियंस हैं उनके सामने कैसा आपका प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों गेम से जीतने हैं। तो एक आदमी सिर्फ केएल राहुल रन नहीं बनाएगा, सबको मिलकर रन बनाने पड़ेंगे। इस ग्राउंड के अंदर 250 रन अगर आपने नहीं बनाए दिल्ली कैपिटल्स में तो फाइट में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं बाकियों को जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। और गेंदबाजी में अक्षर और कुलदीप यादव इन दोनों को विकेट्स निकालने ही पड़ेंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर तो एक बिल्कुल टीम एफर्ट डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल आज तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, हार की कोई गुंजाइश नहीं है। हारे तो बाहर, अगर जीतते हैं तब तो फिर भी अगला मैच जो है वो उसमें कोई उम्मीद बचेगी, वरना अगला मैच सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी। अब जरा आंकड़ों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आपने भी आंकड़े बताए हैं। तो जो हाईएस्ट रन गेटर्स हैं उनकी बात करते हैं। एमआई की तरफ से सूर्य कुमार यादव 510 रन, तो केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 493 रन उन्होंने बनाए हैं। सरनदीप जी, आपने भी जिक्र किया है केएल राहुल की भूमिका का, और हम देख रहे हैं कि जो उनका जो औसत है वो 70.43 है। 70 के औसत से वो रन बना रहे हैं। स्ट्राइक रेट जो उनका डेथ ओवर्स में है वो 200 के पार है। आप राहुल की भूमिका किस तरह से देखते हैं? क्या वो एक एंकर की भूमिका निभा रहे हैं या एक फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं? क्या है उनकी भूमिका दिल्ली कैपिटल्स में? देखिए अभी तक तो जिस तरह से जो दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी का हाल है वो ऐसे एंकर ही रोल निभा रहे हैं। ये फिनिश वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि पहले 100 बनाया भी है बट टीम फिर नहीं जीत पा रही है। 200 करने के बाद भी आप एक आउट भी नहीं कर पा रहे, जीतना तो दूसरी तरफ आप किसी को आउट भी नहीं कर पा रहे। तो ये मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हर दिन एक नया दिन की तरह होता है। तो आज भी कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल से ये उम्मीद रहेगी कि जो वानखेड़े जो बैटिंग पैराडाइज माना जाता है कि जहां से रनों की बारिश होती है, तो वहां पे एक और वो बड़ी इनिंग केएल राहुल से कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि एक और बड़ी इनिंग्स आए और बाकी सब उसको कहीं ना कहीं उसके साथ मिलके उस पारी को संभाला जा सकता है। फैफ डु प्लेसी ये उम्मीद रहेगी कि जितना एक्सपीरियंस है उनके पास, वैसे बल्लेबाजी वो नहीं कर पा रहे हैं आपके पास। ट्रिस्टन स्टब्स वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं आपके पास। और कहीं चीज है कि आशुतोष शर्मा वो इंपैक्ट प्लेयर है, उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देनी चाहिए कि थोड़ा सा ऊपर आके वो बैटिंग करे, वो रन बनाए। क्योंकि पहला मैच एलएसजी का छोड़ दे, उसके बाद उनके बल्ले से भी रन नहीं आए हैं। तो दिल्ली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस समय। एकदम ये नहीं समझ आ, इनको बैटिंग ऑर्डर ही नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल, ये तो ये अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें तो ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर सारा इनफॉर्म है। सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा की बात करें, तिलक वर्मा की बात करें, सारे रन बना रहे, अच्छी फॉर्म में। गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज आपके पास है, दीपक चहर आपके पास है, ट्रेंट बोल्ट आपके पास है, सारे अच्छी फॉर्म में और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस को किसी चीज की यहाँ चिंता नहीं, चिंताएं सारी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, सारी चिंताएं दिल्ली कैपिटल्स के लिए हैं। लेकिन किस तरह से वक्त बदला है, कितनी जल्दी वक्त बदला है, जरा इन आंकड़ों पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। शुरुआत के 6 मैचों का रिकॉर्ड हम बताते हैं। शुरुआत के जो 6 मैच थे उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 5 मुकाबले जीते लगातार। छठा मैच जो है उसमें उसको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद अगर हम शुरुआती 6 मैचों की बात करें मुंबई के लिए, तो मुंबई ने उसमें 4 हारे, 1 जीता और 1 का कोई परिणाम नहीं निकला। मुंबई शुरुआत में लड़खड़ा रही थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं प्लेऑफ तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसके बाद उसने वापसी की और लगातार 5-6 मैच जीते और अब जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। अब सरनदीप जी, ये भी सवाल है कि अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली नेट रन रेट भी मुंबई का अच्छा है, बाउंड्री प्रतिशत जो है वो बेहतरीन है, 3.91 है। क्या ये बेहतर इरादे हैं या ओवरऑल 20 ओवर्स में वो अच्छा खेल और कंसिस्टेंट खेल दिखा रहे हैं? देखिए कंसिस्टेंसी है, दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। खाली रोहित शर्मा और सूर्य कुमार आप रिकेटन के पहली बार आईपीएल में खेल रहे हैं, रोहित के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऊपर से एक ओपनिंग साझेदारी ही बड़ी अच्छी हो रही है। पहले 6 और पावर प्ले में जो रन चाहिए 60-70 रन वो दोनों प्लेयर कर रहे हैं, वो आपको एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। फिर सूर्य कुमार यादव उसको कैरी ऑन करते हैं, फिर तिलक और
इन ओवर्स में खेलेंगे, चीज को कर रही है। इसलिए देखिए कि टीम पहले 3-4 पकड़ी है, कप्तान स्पेल भी मारा है, आपके ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है पांडे आपके लिए पूरी कर जी, ब्रेक हो रही है आवाज, आवाज ब्रेक हो रही है जरा। मैं बल्लेबाजी तुरंत मिली पीछे की जो 5-6 नंबर की जो 5-6 नंबर की आउट आ रही जी। हाँ जी जी, ये जो पूरा आपने बोला ना इसमें बहुत आवाज ब्रेक हुई है। हाँ, रायन निकल्टन और ये तिलक वर्मा के बारे में जो आप बोल रहे थे। हाँ जी, दोबारा से बात बोलूं? हाँ प्लीज, यही कि ये देखिए जी, देखिए बात ये है कि सिर्फ रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव नहीं, तिलक वर्मा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रायन रिकल्टन है जो रोहित शर्मा के साथ बड़ी बखूबी से ओपनिंग साझेदारी कर रहे हैं, 336 रन बना चुके हैं टीम में जी। वही कह रहा हूँ कि वो अच्छी फॉर्म में, इसलिए क्या है कि ओपनिंग साझेदारी बड़ी अच्छी हो रही है, मिडिल ऑर्डर आपका परफॉर्म कर रहा है, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों के साथ वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए टीम बेहतर से बेहतर होती जा रही है। अगर ये नहीं अच्छा कर रहे होते, शुरुआती अच्छी नहीं की, इसलिए कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस थोड़ी सी स्टार्टिंग मैचेस में थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, लेकिन बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने बाद में कमांड पकड़ी है, अच्छी क्रिकेट खेली है, डिसिप्लिन क्रिकेट खेली है, मैं तो ये कहता हूँ। और दोबारा से वो अब रैंकिंग में आ चुकी है, 14 पॉइंट है उनके पास, 2 गेम अभी भी बचे उनके। आज का मैच सबके लिए क्रूशियल जरूर है और मुंबई इंडियंस अपने घर में खेल रही है और दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आपके पास है और ट्रेंट बोल्ट की जैसे मैंने बात की और दीपक चहर बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हमेशा नई गेंद से ये दोनों ऊपर से ब्रेक थ्रू देते हैं। और जो दिल्ली का हाल चल रहा है ओपनर्स का, अगर इन्होंने केएल राहुल को भी जल्दी आउट किया तो फिर चीजें मुश्किल होती जाएगी दिल्ली के। बिल्कुल जाहिर तौर पर मुश्किल होती जाएंगी, और क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज जो पोजीशन है वो बहुत मुश्किल पे है, दोनों का मैच एक तरह से अब हम कहते हैं ना कि फंसा हुआ है, तो वो फंसा हुआ मामला यहाँ पे नजर आता है। और अब क्या क्या सिनेरियो हो सकती है, किस तरह की सिचुएशन बन सकती है, जरा ये भी हम समझ लेते हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि 14 पॉइंट जो मुंबई के हैं तो वो दोनों जीत जाए और उसके 18 पॉइंट हो जाए और क्वालिफाई कर जाए, फिर डीसी के खिलाफ जीतने पर भी उसकी जगह सुरक्षित हो सकती है, दोनों हारने पर वो बाहर हो सकते हैं, दोनों हारेंगे। मुंबई अगर बाहर होगी तो उसको वो दोनों हारेगी तभी ऐसा होगा। दिल्ली के लिए अगर वो एक भी हारती है तो उसके लिए आज का सफर खत्म हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स 13 पॉइंट्स हैं उसके, आज दोनों मैच अगर जीती है तब भी उसके 17 पॉइंट होते हैं और तभी वो जाकर क्वालिफाई करेगी। एमआई से हारते ही वो बाहर हो जाएगी। तीसरी सिचुएशन क्या बनती है, अगर दिल्ली कैपिटल्स एमआई को हरा दे लेकिन पंजाब से हार जाए तो उन्हें क्वालिफाई करने के लिए इंतजार करना होगा कि मुंबई भी पंजाब से हार जाए। तो ये अब दिल्ली का सफर जो है वो दूसरी टीम पर भी निर्भर करेगा, इसलिए आज अपने आप जो है वो जीतना पड़ेगा उसे, वरना उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है। ताउस रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताउस, आपने देखा हमने कौन कौन सी सिचुएशन यहाँ पर जो देखी है, बड़ी मुश्किल स्थिति है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। हमने ये उम्मीद नहीं की थी जिस तरह का खेल शुरू में उसने दिखाया था, लेकिन हमने देखा कि दोनों ही जितने भी डिपार्टमेंट में उसमें फिलहाल पिछड़ी हुई दिल्ली नजर आती है मुंबई के मुकाबले। अब जरा हम सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं, तो वो जबरदस्त फॉर्म में है, टॉप रन गेटर्स में से एक हैं सूर्य कुमार यादव। ने हर फेज में 170 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 15-16 ओवर की बात करें तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 239 तक पहुंच जाता है। क्या आपको लगता है कि वो T20 के जो ट्रेडिशनल बैटर्स हैं या जो सेटअप है उससे भी कहीं ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, उस टेम्पलेट को ही चुनौती दे रहे हैं? सरनदीप जी, आप सूर्य कुमार यादव के परफॉर्मेंस पर जरा नजर डालिए। 170 का स्ट्राइक रेट जो उन्होंने अचीव किया है, क्या मानेंगे वो? जैसे आपने हाँ जैसे आपने बताया कि 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल देखिए, और ना थोड़ी जिम्मेदारी लेके बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था शुरुआती दौरे में कि आते ही पहली वाली गेंद से मारना शुरू कर रहे थे तो कहीं ना कहीं विकेट उनकी जल्दी जा रही थी। जैसे जैसे उन्होंने क्रीज पे थोड़ा सा समय लेना शुरू किया, बिताना शुरू किया, लंबा खेलना शुरू किया, 15-16 ओवर तक बल्लेबाजी करते हैं तो उतना ही मुंबई इंडियंस को उतना ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि T20 की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव से बेहतर T20 क्रिकेट का कोई बल्लेबाज नहीं है। पहले ओवर में खेलना हो या स्लो कर रहा हो, उनसे अच्छी बल्लेबाजी कोई नहीं करता, तो इसलिए बहुत जरूरी है आज भी मुंबई इंडियंस के लिए कि जो एक अच्छी फॉर्म में 500 से ज्यादा रन सूर्य कुमार यादव ने बना रखे हैं और वानखेड़े को इतनी बखूबी से अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनको 360 डिग्री प्लेयर भी बोला जाता है स्काई, कि
कोई भी कोना हो वानखेड़े का, उनको गैप्स मिल ही जाते हैं, वो गैप्स ढूंढ ही लेते हैं। आज भी कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आज का मैच जीतेंगे फिर मुंबई इंडियंस बिल्कुल क्वालिफाई कर जाती है, फिर बिल्कुल। आपके ऊपर वो ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, फिर आपको अगला मैच प्रेशर में नहीं खेलना पड़ता। हम्म। उसके लिए बेहतर है कि आज प्रॉपर सर टीम को, जो डिसिप्लिन क्रिकेट मुंबई इंडियंस अभी तक खेलते आ रही है, वो दोबारा खेले, और रोहित शर्मा जो अच्छी फॉर्म में है वो एक बड़ी इनिंग खेले, क्योंकि उनका बड़ी इनिंग खेलना मुंबई इंडियंस के लिए क्वालिफाई नहीं, फाइनल तक पहुंचने का एक रास्ता खुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ऐसा करना। और ज़रा विकेट की संख्या देख लेते हैं। 10 बोल्ट, जो अगर हम एमआई की तरफ से बात करें तो बोल्ट जो है सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं, 18 विकेट। जसप्रीत बुमराह 13 विकेट, हालांकि शुरुआती मैचों में वो नहीं खेल पाए थे, तो 13 विकेट फिर भी उन्होंने हासिल कर लिया अभी तक। अगर दिल्ली की तरफ से बात करें तो मिचेल स्टार्क ने 14 और कुलदीप यादव 12 विकेट यहाँ पर ले चुके हैं। अब इन स्ट्राइक रेट पर बुमराह का इकोनॉमी रेट की अगर हम बात करें तो 6.69 है, 43.75 डॉट बॉल्स वो डालते हैं। क्या वो इस सीजन के सबसे प्रभावशाली तेज गेंदबाज है? क्या वो सभी फेज में बॉलिंग की परिभाषा बदल रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ताउस, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो बुमराह के बारे में आप क्या कहेंगे? इकोनॉमी रेट है 6.69 और डॉट बॉल्स जो वो डाल रहे हैं परसेंटेज वाइज वो है 43.75। 13 विकेट अभी तक वो हासिल कर चुके हैं। नहीं, ख्याल क्या है, ख्याल तो यही है कि भाई बुमराह जिस तरह से ही इज बीन वन ऑफ द बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है मुंबई इंडियंस के लिए। और ये 5 टाइटल जो हम बात करते रहते हैं, जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने जीता है, जिस तरह से आईपीएल डोमिनेट किया, बुमराह की वजह से ही किया। और हर फेज में देखिए, सिर्फ ये नहीं कि वो आते हैं गेंदबाजी करते चले जाते हैं, उनकी हर गेंद के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है, हर गेंद के पीछे एक सोच होती है, एक प्लान होता है, और वो प्लान एग्जीक्यूट जिस तरह से करते हैं, वेरिएशन हो, पेस हो, यॉर्कर पेस में वेरिएशन हो, लेंथ में वेरिएशन हो, नया गेंद हो, जिस तरह से आगे वो डालते हैं और वो करते हैं। फिर मिडिल ओवर्स आप उनको चैलेंज थ्रो करिए, वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं। ऑब्वियसली रन्स रोक के डॉट्स ज्यादा से ज्यादा, एंड और दूसरा उनके डेथ ओवर्स में। सी द थिंग इज दैट जसप्रीत बुमराह के साथ उनकी जो एबिलिटी है गेम को मिक्स करना, बॉलर को डोमिनेट करना मेंटली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनकन्वेंशनल एक्शन तो है ही, और वो अनकन्वेंशनल एक्शन हेल्प कब करता है? जब आप उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी लेके आते हो और वो प्लान लेके आते हो और वो एग्जीक्यूट करना, प्लान करना अलग होता है, एग्जीक्यूट करना अलग होता है, जो बुमराह करते हैं। और जिस तरह से करीब तरीके से किए, हर फेज में आपने नाम लिया, हर फेज में गेंदबाजी कर सकते हैं, और हर फेज के हर फॉर्मेट में इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली पहला साल मुझे याद है जब। अच्छा ताउस, आपने बुमराह के बारे में तो बहुत डिटेल में बात कर ली क्योंकि वो मुंबई की तरफ से खेलते हैं। आप जरा हमारे दिल्ली वाले कुलदीप यादव के बारे में भी जरा देखिए। इकोनॉमी रेट है उनका 6.98, मिडल ओवर्स में शानदार नियंत्रण रखते हैं। मुंबई के स्पिन हिटर्स जैसे स्काई और तिलक वर्मा के खिलाफ उनका बेस्ट मैचअप जोन क्या हो सकता है? आपने कहा 6.98 फॉर अ स्पिनर इन T20 क्रिकेट इज जबरदस्त है यार, मैं कह रहा हूँ। 7 के नीचे आपको देना और विकेट टेकिंग एबिलिटी भी रखना, कंट्रोल बताता है इनकी बॉलिंग। और मैचअप हम बात करेंगे तो देखिए, मुझे लगता है तिलक वर्मा कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडर हैं, तो एक लेफ्ट हैंडर के लिए एक लेग स्पिनर थोड़ा मुश्किल क्रिएट करता है। और ये वैरायटी भी लेके आते हैं, गुगली भी लेके आते हैं, पेस में वेरिएशन, फ्लिपर भी डालते हैं, तो अलग ही लेवल है। बट आप सूर्य कुमार यादव, जिसकी बॉल अंदर आती है, सूर्य कुमार यादव के पास वैरायटी है शॉट्स की, चाहे वो आप सुपला खेले, चाहे वो आप क्रॉस खेले और स्टैंड में डाले डीप मिड विकेट के, तो वो बंदा एक अलग ही हो जाता है कि भाई he knows how to execute, he knows how to plan against this kind of spinners। तो एक अच्छा बड़ा मैचअप है। T20 क्रिकेट के मास्टर है सूर्य कुमार यादव। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों ही अपनी अपनी टीमों के लिए बड़ी भूमिका निभाएंगे। इधर जसप्रीत बुमराह, उधर कुलदीप यादव भी हैं। लेकिन सरनदीप जी, एक और सवाल है। हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें हमने देखा है दिल्ली पावर प्ले में थोड़ा कमजोर है, मुंबई मिडिल ओवर्स में मजबूत है। तो आखिर क्या आपको लगता है कि कौन से ऐसा फेज होने वाला है जिसमें ये मैच जो है उसका नतीजा तय होगा? देखिए, जहां तक कि दिल्ली कैपिटल्स की आपने बात की, वो ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर सब जगह कमजोर दिख रही है अभी तक। तो एक प्लेयर, जब हम बार बार मैं बात कर रहा हूँ केएल राहुल की, वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स को लेके चल रहा है। थोड़ी बहुत सपोर्ट जो है वो ट्रिस्टन स्टब्स से मिलती जरूर है, बट ये एक तो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे तो नहीं बात बनेगी, क्योंकि आज आप जिनके सामने खेल रहे हैं दुनिया के नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, वर्ल्ड क्रिकेट में उनका दबदबा है। ट्रेंट बोल्ट की बात, जैसे कि जसप्रीत बुमराह के बारे में जैसे तौस भाई ने भी कितनी बड़ी खूबसूरती से बयान किया उनकी जो काबिलियत है उनके बारे में।
में। तो आप इनको अगर खेलना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको एक अग्रेसिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा, एक बेटर माइंड सेटअप के साथ अंदर आना पड़ेगा। अगर आप यही सोचेंगे कि केएल राहुल बना रहा है और उसके इर्द गिर्द गेम चलाते रहे, अगर केएल राहुल आउट हो गए तो फिर कौन गेम चलाएगा? बिल्कुल, राहुल ने पिछली बार सेंचुरी भी मारी थी, लेकिन फिर भी कुछ रनों की कमी रह गई, जिसकी वजह से गुजरात ने बड़ी आसानी से उन्हें हरा दिया। आप तेज गेंदबाजी में बहुत चेंजेस कर रहे हैं। अब आप मुकेश कुमार के साथ अगर जा रहे हैं, हालांकि 2-3 सीजन से अच्छा नहीं कर रहे हो, टी20 का बॉलर नहीं है, फिर आपने उसके बाद मोहित शर्मा को खिलाया, आप लास्ट के जब 2-3 मैच रह गए, जब डू और डाई मैचेस है, फिर आप उनको बदलिए मत। पिछले मैच में अपने दोनों फास्ट बॉलर्स बदल के दोनों अपने विदेशी फास्ट बॉलर्स खिला रखे थे, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये रिस्क बहुत गलत टाइम पे रिस्क लिया है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन एक और चीज है, हार्दिक पांड्या का जिक्र भी जरूरी है। 13 विकेट उन्होंने भी लिए हैं। डेथ ओवर्स में उनका इकोनॉमी रेट जो है वो 16.2 है। क्या ताउस आपको लगता है कि मुंबई उन्हें अभी भी प्रेशर सिचुएशन में आखिरी ओवर्स में गेंदबाजी करा सकती है? हार्दिक पांड्या नहीं, देखिए हार्दिक पांड्या एज ए लीडर जबरदस्त रहे हैं, क्योंकि देखिए वन ऑफ द रीजन दैट द टीम हैज बाउंस्ड बैक हार्दिक पांड्या की लीडरशिप है, और जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिखाया है थ्रू आउट अपने प्लेयर्स पे। देखिए कहीं ना कहीं एक लैक कर जाते हैं, एक वीकनेस कहीं ना कहीं रहती है, और जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह या ट्रेंट बोल्ट जैसे नहीं है, या दीपक चाहर जैसे नहीं है। एक्स फैक्टर लेके आते हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग एबिलिटी ज्यादा उनकी अच्छी है। गेंदबाजी में हाँ 140 जो शुरुआत की थी उन्होंने वो टच नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो थोड़ा वीकनेस लग रही है। और देखिए नए गेंदबाज से वो नए गेंद से मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, मगर पुरानी गेंदबाज के लिए आप एक स्पेशलिस्ट जो 135-140 टच करे, बुमराह जैसा या ट्रेंट बोल्ट जैसा एक स्मार्ट बॉलर हो। एक्स फैक्टर ये है कि उनके पास लेफ्ट आर्म पेसर है, गेंदबाजी अंदर लाते हैं। तो आप देखेंगे हार्दिक पांड्या के पास गेंदबाजी के साथ पुराना बॉल से देने के लिए कुछ नहीं है, बट एक बात ये है कि वो थोड़ी सी वैरायटी वो लेकर आते हैं, बट उनके कंट्रोल जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में, और क्योंकि लास्ट में आप देखिए चांसेस लोग ज्यादा रहते हैं, और चांसेस में सक्सेसफुल होने के बाद, और लेकिन आज जो है वो चांस लेने का दिन नहीं है। मुंबई के लिए भी जीतना जरूरी है, दिल्ली के लिए भी जीतना जरूरी है, और बारिश का जो साया है वो भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें टॉस का भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा। टॉस की अगर हम बात करते हैं तो 56 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, और 66 बार दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस हिसाब से चेस करना यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और सरनदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हर मैच के एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर।